Hello everyone, welcome to Rama IAS. This is Preeti Chaudhary and today we'll discuss about One Nation, One Election Bill. क्या है ये बिल जिसको लेकर recently ex Chief Justice of India चंद्रचूड़ जी said that simultaneous elections constitutional है, मतलब basic structure of constitution के against नहीं है. But he also questioned the sweeping powers of Election Commission of India in these bills. नाउ ये बिल्स क्या है, सबसे पहले हम इसी पर डिस्कशन करेंगे. वन नेशन वन इलेक्शन बिल जिसको इंट्रोड्यूस किया यूनियन गवर्नमेंट ने दिसंबर 17 में टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन. साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब है कि जब आप यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एक ही साथ इलेक्ट करें. Simultaneous election means to synchronize the elections to the Lok Sabha and all state legislative assemblies. मतलब आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के और लोकसभा के इलेक्शंस सेम डे पर जब होंगे, इट विल बी साइमल्टेनियस इलेक्शंस. तो जब वोटर्स अपनी वोट कास्ट करेंगे दोनों लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए ऑन दी सेम डे, यही प्रपोजल है इस बिल में आपका, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया दिसंबर 17 में. नाउ लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल और इस वन नेशन वन इलेक्शन के क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ये वन नेशन वन बिल्स, यहां पर दो बिल्स हैं बेसिकली which aims to achieve the objective of one nation one election, मतलब simultaneous election, कि आप यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को एक ही दिन इलेक्ट कर पाए, एक ही दिन वोटिंग कर पाए. तो वन नेशन वन बिल वन इलेक्शन बिल्स, ये आपके दो बिल्स हैं. पहला बिल है कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024, जिसका एम है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस सेम डे हो पाए. सेकेंड बिल है यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, जो अमेंड करना चाहता है यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1962 को, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 को एंड जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को, जिससे कि ये यूटीज की जो स्टेट आपकी यूटीज की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनका इलेक्टोरल साइकिल भी सिंक्रोनाइज करे विद लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो दो बिल्स यहां पर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल एंड यूटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024. एम एक ही है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री. नाउ इज दिस अ न्यू आइडिया? क्या ये एक नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में? नहीं, दिस इज नॉट अ न्यू आइडिया. इनफैक्ट जो पहले जनरल इलेक्शंस इंडिया में हुए 1951 1952 दे वर बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस ओनली. तो पहले जनरल इलेक्शंस जो हुए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में वर हेल्ड टुगेदर, एक ही साथ हुए थे 1951 1952 में. इनफैक्ट इसके बाद जो जनरल इलेक्शंस हुए 1957 में, उसके बाद 1962 में, उसके बाद 1967 में साइमल्टेनियस इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की तरह ही इंडिया में काम हो रहा था. देन व्हाट हैपेंड? अच्छा, दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, आई होप you know this now. तो 1967 के बाद क्या हुआ? तो ये साइकिल डिसरप्ट हुई 1968 में और 1969 में, क्योंकि इस टाइम पर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हुआ कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का. तो कुछ जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी वो प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हुई एंड जो फोर्थ लोकसभा थी इट वाज आल्सो डिसॉल्व्ड प्रीमेच्योरली इन 1970 में. तो 68, 69, 70 और इस वजह से ये डिसरप्शन आया वन नेशन वन इलेक्शन में इंडिया के. नाउ अभी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है. वी नो कि इंडिया एक ऐसी इलेक्टोरल साइकिल में होता है कि जहां पर हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं इलेक्शंस हो ही रहे होते हैं. When we talk about वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये आपका दोबारा से इसकी जो डिमांड है, इसके लिए एक रामनाथ कोविंद कमेटी, रामनाथ कोविंद जी जो कि आपके एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट है इंडिया के, मार्च 2024 में एक हाई लेवल कमेटी वाज फॉर्म्ड व्हिच वाज चेयर्ड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन वन नेशन वन इलेक्शन. और मार्च 2024 में जो कमेटी फॉर्म हुई थी उससे पहले इसने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी.
ना कोविंद कमेटी ने रिकमेंड तो किया ही है, आपका एंडोर्स किया है वन नेशन वन इलेक्शन को, लेकिन साथ ही हमें एक फ्रेमवर्क भी बताया है कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में कंडक्ट किया जा सकता है। तो कैसे कंडक्ट किया जा सकता है? दिस कमिटी वॉज एंगेज्ड इन 65 मीटिंग्स इन्होंने करी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ ही 191 डेज लिए और एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा कंसल्टेशन करा इस रिपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए। नाउ इस रिपोर्ट में एक फ्रेमवर्क भी गिवन है कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में कंडक्ट कराए जा सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। तो 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। एक ही दिन वोटर कास्ट करेगा वोट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी और लोकसभा के लिए भी। और फिर उसके 100 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होंगे पंचायत आपके यहां पर और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। मतलब इसके 100 डेज के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के भी इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाने हैं। नाउ these two bills are there। तो इस कोविंद कमिटी के अकॉर्डिंग जो टाइम होगा नेक्स्ट इलेक्शन का लोकसभा का, मतलब जब लोकसभा के नेक्स्ट इलेक्शन होने होंगे उससे पहले सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकल बॉडीज शुड बी डिसॉल्व। वो डिसॉल्व हो जानी चाहिए एज अ वन टाइम मेजर। उनका कितना भी टर्म बचाओ, 2 साल 3 साल, वो सब डिसॉल्व होंगी एज अ वन टाइम मेजर। और फिर एक साथ इलेक्शन, एक साथ इलेक्टोरल साइकिल स्टार्ट होगा, लोकसभा का भी और स्टेट असेंबलीज का भी। करंटली जब हम बात करें लेजिस्लेचर 5 साल के लिए हम इलेक्ट करते हैं। हेंस जब आपका कोई हंग लेजिस्लेचर हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, इट वुड रेंडर देम आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, से बाहर आ जाएंगे, मतलब इस सिंक्रोनस साइकिल से बाहर आ जाएगा। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो इसके लिए रिकमेंड किया गया है, टू एड्रेस दिस रिकमेंड किया है कमिटी ने फ्रेश इलेक्शंस। मतलब फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये वाली जो हंग असेंबली है, इसके लिए फ्रेश इलेक्शंस होंगे। और फ्रेश इलेक्शंस फॉर एग्जांपल ये हंग असेंबली आपकी इसके 1 साल बाद थी, तो 4 साल बचे हैं, 4 इयर्स। तो फिर जो फ्रेश इलेक्शंस होंगे वो आपका असेंबली, वो गवर्नमेंट कितने साल के लिए होगा? सिर्फ रिमेनिंग टर्म के लिए, सिर्फ 4 साल के लिए। और इस वजह से ये आपके सिंक्रोनाइज इलेक्शन ही रहेंगे, इवन इफ आपका अगर हंग असेंबली होती है। तो fresh elections be held for a hung legislature for a reduced term equivalent to the remaining period of the 5-year cycle for the simultaneous elections, and then जो आपका ये जब 4 ईयर एंड होगा तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो पाएंगे लोकसभा में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी। तो दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ रामनाथ कोविंद कमेटी, जिसने एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड किया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन? तो इसके बेनिफिट्स को लेकर रामनाथ कोविंद कमिटी ने ही कुछ इसके बेनिफिट्स, कुछ प्रोज हमें बताए हैं। व्हाट आर दीज बेनिफिट्स? लेट अस अंडरस्टैंड। पहला बेनिफिट है कि ये प्रमोट करता है कंसिस्टेंसी इन गवर्नेंस। कैसे? अभी क्या करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, इतना ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं इलेक्शन में, हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं इलेक्शन है, जिसकी वजह से वो अपने मेन एम पर फोकस ही नहीं कर पाती हैं। पॉलिसीज लाना, सही पॉलिसीज का प्लान करना, फ्रेमवर्क डेवलप करना, डिबेट सही से करना पार्लियामेंट में, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जब इलेक्शंस एक ही टाइम पर होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का और लोकसभा का, तो सिंक्रोनस इलेक्शंस होंगे, जिसकी वजह से आपका उनका फोकस होगा गवर्नेंस पर। नेक्स्ट इज इट प्रिवेंट्स पॉलिसी पैरालिसिस। नाउ पॉलिसी पैरालिसिस कैसे? जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका इलेक्शंस के टाइम पर इंप्लीमेंट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से जो आपकी रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हैं वो डिसरप्ट होती हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी डिसरप्ट होती हैं, एक पॉलिसी पैरालिसिस हमें बार बार देखने को मिलता है। तो अगर एक ही बार 5 साल में साइमल्टेनियस इलेक्शंस एक ही बार होंगे तो आपका पॉलिसी पैरालिसिस भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज मिटिगेट्स रिसोर्स डाइवर्जन। ये कैसे हो रहा है? फॉर एग्जांपल जब इलेक्शंस हो रहे हैं आपके हर कुछ ना कुछ टाइम बाद कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इसकी वजह से उन इलेक्शंस में हमें ऑफिसर्स भी चाहिए, सिविल सर्वेंट्स चाहिए, टीचर्स की ड्यूटीज होती है, स्टाफ आपका पूरा रिक्वायर्ड होता है, पुलिस ऑफिशियल्स चाहिए। तो ये जब ऑफिशियल्स इलेक्शन ड्यूटीज में काम करते हैं तो जिनका रियल एम है वो ये फुलफिल नहीं कर पाते हैं।
तो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे, एक ही दिन आप वोट करेंगे, तो वो और सारा दिन आपके फ्री होंगे और अपने मेन एम पर फोकस कर सकते हैं। तो रिसोर्स डाइवर्जन आपका रिड्यूस होगा। इसी के साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट होगा फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस करना। अगर एक ही साथ इलेक्शन हो जाएंगे तो फाइनेंशियल बर्डन भी गवर्नमेंट का रिड्यूस होगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन की वजह से फाइनेंशियल कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत ऐसे मल्टीपल इलेक्शन साइकिल होंगी तो ज्यादा कॉस्ट लगती है। साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो आपका फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस हो जाता है, एक्सपेंडिचर बेसिकली रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज मैन पावर, सिक्योरिटी, ये सब जो रिक्वायर्ड होगी इलेक्शन में वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। एक ही बार हमें चाहिए होगा साइमल्टेनियस इलेक्शन के टाइम पर। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको रिकमेंड किया है डिफरेंट कमिटीज ने भी। लाइक इसको रिकमेंड कर चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि आपका इसको रिकमेंडेशन आया, ये एंडोर्स किया है रामनाथ कोविंद कमेटी ने, बट इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन, नीति आयोग इनफैक्ट रिकमेंड कर चुके हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया। लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं विद साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया। तो व्हाट आर द चैलेंजेस विद दीज बिल्स या फिर साइमल्टेनियस इलेक्शंस के साथ? पहला चैलेंज है ओवरशैडोइंग द रीजनल इशू। जब नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी एक साथ कंडक्ट कर रही होंगी इलेक्शंस, एक साथ इलेक्शंस अपने लड़ रही होंगी, उस टाइम पर क्या हो सकता है कि हो सकता है वोटर्स ज्यादा फोकस करें नेशनल इश्यूज पर, कि नेशनली कौन सी पार्टी ने ज्यादा फोकस किया है, ज्यादा वर्क किया है। रीजनल इश्यूज आपके ओवरशैडो हो सकते हैं। और इसी से एक और इश्यू आएगा, इंपैक्ट ऑन रीजनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज को मे बी इससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा साइमल्टेनियस इलेक्शन को एज कंपेयर टू रीजनल पार्टीज। नाउ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इंपैक्ट होगी कैसे? अभी आपके इलेक्शन हो रहे हैं, आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं है, तो आप लेजिस्लेटिव स्टेट वाला असेंबलीज के लिए इलेक्ट करते हो, फिर कुछ सालों बाद लोकसभा के लिए इलेक्ट करते हो। लेकिन जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो 5 साल बाद ही आपका, आज ही आपने इलेक्ट कर दिया है यूनियन गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, उसके 5 साल बाद ही अब आपको मौका मिलेगा वोट देने का। इस 5 साल के बीच में देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिकल पार्टीज हो सकता है जीतकर गवर्नमेंट बनाकर एंड जो भी वो चाहे वो कर रही है, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। अगर इलेक्शन साइकिल्स मल्टीपल होती हैं तो अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा होती है, तो अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज फेडरलिज्म कंसर्न्स। अब वन नेशन वन इलेक्शन बिल्स को लाना इतना भी आसान नहीं है, इनको इंप्लीमेंट करना। कैसे? क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट को चेंजेस लाने होंगे, अमेंड करना पड़ेगा आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में रिगार्डिंग टू आपका 172 लेजिस्लेटिव असेंबलीज को लेकर, वो इनैक्ट करा जा सकता है बिना स्टेट की रेटिफिकेशन के भी। तो ये फेडरलिज्म के आपके कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हो सकता है। एंड नेक्स्ट चैलेंज है लॉजिस्टिकल चैलेंज। एक ही दिन में साइमल्टेनियस इलेक्शन, लोकसभा का भी इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शंस के लिए कितना मैन पावर चाहिए होगा, कितना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी ज्यादा चाहिए होंगी, सारा आपका चीजें ज्यादा चाहिए होंगी एक ही सेम डे पर। ट्रेन पर्सनल चाहिए टू मैनेज द एक्सटेंसिव प्रोसेस एफिशिएंटली। तो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आर आल्सो देयर, कि अगर ये इलेक्शंस आपके साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहे हैं तो उनको फेयर एंड आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? फर्स्ट थिंग इज दैट इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री जहां पर जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस लाना चाह रही है। देयर आर अदर कंट्रीज आल्सो लाइक साउथ अफ्रीका, स्वीडन में, जो कि काफी पॉपुलर भी है वहां पर साइमल्टेनियस इलेक्शंस, बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड जापान। एंड इनफैक्ट इंडिया खुद साइमल्टेनियस इलेक्शंस में ही को ही प्रैक्टिस करता था पहले। तो क्या वे अहेड क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका? सबसे पहले हमने बात करी कि लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हो सकते हैं, तो ट्रेन पर्सन्स करना, देन अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मिड टर्म रिव्यूज होने चाहिए, कि 5 साल के बीच में आपके मिड टर्म रिव्यूज हो गवर्नमेंट के। देन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे आपके इलेक्शंस को मैनेज किया जा सके डिजिटली, कॉम्प्रिहेंसिवली। एंड फ्लेक्सिबल इलेक्शन साइकिल्स होना चाहिए, कि मतलब एकदम इमीडिएटली ना उसको हम इंप्लीमेंट करें, थोड़ा ग्रेजुअल अलाइनमेंट हो। देन AI पावर्ड रिसोर्स एलोकेशन आपका होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड इलेक्शन मॉनिटरिंग हो। दीज
कैन बी सम स्टेप्स जो लिए जा सकते हैं फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, जिसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ प्रोज हैं एंड कुछ कॉन्स भी हैं। तो जरूरी है कि डिसेंट्रलाइज्ड वे में डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में, जो डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसी को लेकर कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए हैं। मेंस का क्वेश्चन, एग्जामिन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इनिशिएटिव। What systematic reforms are necessary to make it feasible and effective in Indian context? 10 मार्क्स क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आप सभी को लिखना है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप सेंड कर सकते हैं, विच इज यूपीएससी विद प्रीति मैम। एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। The Election Commission of India can enforce one nation one election under Article 324. Law Commission has recommended one nation one election in the past. कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड लक।